हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीए इंटरमीडिएट डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज हम लोग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में सेक्शन नंबर 143 जो कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसका सबसे पहले नाम होता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सब सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सब सेक्शन नंबर 14 तक चलता है। बहुत सारी बातें, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स की यहां पर बातें होती है। इन सारी बातों को हम लोग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में सम अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर थोड़ी सी मेमोरी टेक्निक्स डेवलप कर लेते हैं, कुछ सब सेक्शंस को बाइफरगेट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं सेक्शन नंबर 141 सब 143, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 जो है वो पावर्स ऑफ ऑडिटर की बात करता है। सबसेक्शन नंबर 2 में सबसेक्शन नंबर 3 एंड सबसेक्शन नंबर 4 जो है वो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड बात करते हैं। सबसेक्शन नंबर 5 किसका सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 जो है वो यहां पर बात करते हैं हम लोगों से गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट से रिलेटेड, सीएनएजी के डायरेक्शन, सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट से रिलेटेड यहां पर बातचीत होती है। उसके बाद यदि मैं सबसेक्शन नंबर 8 की बात करूं, सबसेक्शन नंबर 8 अपना ब्रांच ऑडिट है। सबसेक्शन 9 और 10 जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड बात करता है। सबसेक्शन नंबर 11 जो है वो कारो की रिपोर्टिंग, दैट इज कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर की बात करता है मालिक। सबसेक्शन नंबर 12 सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन सेक्शन है 143। सेक्शन का नाम ही एक तो 143 है, ऊपर से सबसेक्शन नंबर 12 है, 12 बजा देता है, रेड विथ रूल नंबर 13 जहां पर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड से रिलेटेड बातचीत होती है। सबसेक्शन नंबर 13 एंड 14, 13 जो है वो गुड फेथ में यदि ऑडिटर ने काम किया है तो उसके ऊपर पेनल प्रोविजन नहीं लगेंगे। और सबसेक्शन नंबर 14 जो है वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस की बात करता है कि यही सेम प्रोविजन जब कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करेगा तो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और सेक्रेटरियल ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो वहां पर भी उस कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी ये पर्टिकुलर सेक्शन के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। चलिए साहब, सबसे पहले सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 143 की बात करते हैं जो कि पावर्स ऑफ ऑडिटर की बात करता है। ऑडिटर की पावर को यदि हम लोग क्लासिफाइड करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर के पास ये पावर होती है कि ऑडिटर क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, वाउचर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। वो भाई साहब मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, एक्सप्लेनेशन ले सकता है। सर यदि उसको जरूरत लगती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उस कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज कंपनी होगी उनकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को वो एक्सेस कर सकता है। फिर उसके बाद में अगली जो बात होती है मेक इंक्वायरीज रिलेटेड टू लोन्स एंड एडवांसेस। क्या कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस को प्रॉपर्ली बाइफरगेट करके रखा है या नहीं रखा है। क्या कोई मेयर बुक एंट्रीज के थ्रू कुछ एडजस्टमेंट हुआ है उसको वो आइडेंटिफाई करेगा। कोई पर्सनल एक्सपेंस तो कंपनी के पीएनएल पे डेबिट नहीं कर दिए गए उसको वो देखेगा। शेयर अलॉटेड इन कैश है तो क्या उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया है। या फिर कोई कंपनी जिसने किसी कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज खरीदी या कोई एसेट्स खरीदी, क्या कंपनी ने उसको अपनी कॉस्ट प्राइस से बिलो प्राइस पे बेचा है, उसको भी वो रिपोर्ट करेगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन, यदि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी है तो फिर उस केस में इस पॉइंट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे इन्होंने बोला है रिपोर्ट टू मेंबर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर को यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनी के जो बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सर उसके बाद में प्रिंसिपल असर्शन, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्लास में इसको बाइफरगेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, उसको देखना है कि क्या जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन उसको मिले वो प्रॉपर है या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने हैं। ब्रांच के जो रिकॉर्ड है, ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है क्या वो प्रॉपरली आई है या नहीं आई है। क्या कंपनी में कोई डायरेक्टर ड्यूरिंग द ईयर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हुआ है। और इसके अलावा भी जो भी कोई और एनी अदर मैटर है वो यदि वो एनी अदर मैटर उसको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उसको भी यहाँ पर क्या कर देगा साहब, रिपोर्ट कर देगा। सर ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, क्या कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है या नहीं करती है। क्या कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करती है या नहीं करती है। उसके जो भी ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स है उसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, खासकर तब जब उसको एडवर्स इफेक्ट लग रहा है कि उसने मैनेजमेंट से कुछ पूछा, मैनेजमेंट ने उसका गलत आंसर किया है तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे। एनी एडवर्स रिमार्क एंड क्वालिफिकेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली आईएफसी यानी कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, वो भी यहां पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। एंड नाउ सबसेक्शन नंबर 4 ऑफ सेक्शन नंबर 143 जो की बात करता है स्टेट रीजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि उसने मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा और यदि उसका आंसर उसको नेगेटिवली मिला है तो ऑडिटर साहब को क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 5, 6 और 7 जो बात करता है डायरेक्शन बाय सीजी, ऑडिटर को वो डायरेक्शन फॉलो करना है। सप्लीमेंट्री ऑडिट, यहाँ पर विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट आपको कंडक्ट करवाना पड़ेगा। और एक होता है साहब सबसेक्शन नंबर 7 में हमारे पास में टेस्ट ऑडिट। सर ये जो तीनों सबसेक्शन है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर और एनी अदर कंपनी ऑन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारे 3 सबसेक्शन थे, सबसेक्शन नंबर 5, सबसेक्शन नंबर 6, सबसेक्शन नंबर 7। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट सबसेक्शन इज सबसेक्शन नंबर 8 ऑफ सेक्शन नंबर 143। यहां पर ब्रांच ऑडिटर या ब्रांच ऑडिट की बात होती है। हु कैन बी एन ऑडिटर, तो यहां पर इन्होंने बोला है कंपनीज ऑडिटर और सच एनी अदर क्वालिफाइड पर्सन टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, वो पर्सन यहां पर ब्रांच का ऑडिटर हो सकता है। पर सबसे बेस्ट क्या होगा कि यदि कंपनी का ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट हो जाए तो वहां पर लगने वाली मेहनत और करने वाला काम जो है वो लिमिटेड हो जाता है। इफ ब्रांच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो भाई साहब यदि अपना इंडियन एचओ का ऑडिटर यदि वहां पर ऑडिट करने जा सकता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन उसके लिए जाना वहां पर फिजिबल नहीं है, तो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है वो वहां का ऑडिट कर देगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट यहां पर इंडियन ऑडिटर को भेज देगा। सर ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर सेम ऐसी रहेगी जैसी 143 सबसेक्शन नंबर 1 से लगाकर 143 सबसेक्शन नंबर 4 तक थी। एज वेल एज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड दैट इज सबसेक्शन नंबर 12 भी उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और साहब सबसे लास्ट में इस सबसेक्शन के सबसे लास्ट में कि जो भी ब्रांच ऑडिटर रहेगा वो ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, वो रिपोर्ट सेंड करेगा कंपनी के ऑडिटर को। सर सबसेक्शन नंबर 9 और सबसेक्शन नंबर 10 जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड बात करते हैं, जहां पर बोला है सर सबसेक्शन नंबर 9 सबसे पहले बोलता है कि एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जब भी कोई ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर यदि किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसको जो भी ऑडिट करना है वो एसएस फॉलो करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज व्हाइल दे आर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एनी ऑफ द एंटिटीज, उनको एसएस वहां पर फॉलो करना पड़ेंगे। सबसेक्शन नंबर 10 ये बोलता है भाई साहब कि जनरली हमारे देश में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इश्यू करने की, नोटिफाइड करने की पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंडेशन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है नफरा से और नफरा को रेकमेंड करता है आईसीआई। हाउएवर इन एनी ऑफ द केस यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी रीजन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू नहीं कर पा रही है तो उस केस में जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीएआई ने रेकमेंड किए थे उसी को फॉर टाइम बिंग यहां पर फाइनल मान लिया जाएगा। एंड सबसेक्शन नंबर 11 ऑफ सेक्शन नंबर 143 जो है वो बात करता है जिसका टाइटल ही होता है कि एडिशनल मैटर टू बी रिपोर्टेड फॉर और स्पेसिफाइड कंपनी। इनके ऊपर कारों की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। यहां पर ऑडिटर साहब को, सीए साहब को अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ कारों के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सबसेक्शन नंबर 12 ऑफ सेक्शन नंबर 143 रेड विथ रूल नंबर 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सबसेक्शन बोल दो आप, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर। और यहां पर एक लिमिट ध्यान रखना है, यदि फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है तो रूल नंबर 13 एप्लीकेबल नहीं होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पर केवल और केवल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी इस द केस में भी उनको रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, और यहां पर इन्होंने बोला है कि यदि अमाउंट ऑफ फ्रॉड 1 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का है तो मालिक यहां पर ऑडिटर को जैसे ही वो फ्रॉड उसकी नॉलेज में आया विद इन 2 डेज के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी रिप्लाई करेंगे विद इन 45 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस बाय ऑडिटर। जैसे ही ऑडिटर ने उनको इन्फॉर्म किया उसके 45 डेज के अंदर अंदर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी जो भी वॉट एवर बी द पोजीशन वो रिप्लाई करेंगे किसको, ऑडिटर को। साहब जैसे ही ऑडिटर को रिप्लाई मिला, ऑडिटर के रिप्लाई मिलने के बाद विद इन 15 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर जो है वो किसको इन्फॉर्म कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाउएवर यदि 45 डेज के अंदर अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं मिला तो यहां पर ऑडिटर इमीडिएट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिप्लाई करेगा कि साहब मैंने इनको 45 डेज का टाइम दिया लेकिन 45 डेज के बावजूद भी मुझे यहां पर रिप्लाई नहीं मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट जी प्लीज आप देख लेना, बहुत बड़ा फ्रॉड है, 1 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का फ्रॉड है। यहां पर 1 करोड़ रुपए को भी इंक्लूड किया गया है, रूल नंबर 13 1 करोड़ रुपए पर भी ट्रिगर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जी आप देख लेना। अब ऑडिटर ये जो बात है ये ऐसे तो बोल नहीं सकता, नॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से बोल तो नहीं सकता, तो ऑडिटर को यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर रिपोर्टिंग फॉर्मेट करना पड़ेगा। सर यदि कंपनी के ऑडिटर ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को फ्रॉड की रिपोर्टिंग करी है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट क्या है और कौन कौन सी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। सबसे मेन चीज इस सेक्शन को शुरू करने से पहले, इस सबसेक्शन को शुरू करने से पहले जो मुझे बोलना चाहिए थी, ऑडिटर केवल और केवल उन्हीं फ्रॉड की रिपोर्टिंग करेगा जो फ्रॉड कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय ने की है। इनके अलावा यदि ऑर्गेनाइजेशन में किसी और ने कोई फ्रॉड किया, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू मेक रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। ठीक है, मैनर ऑफ रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑडिटर कैसे रिपोर्ट करेगा, सर यहां पर फॉर्म नंबर यूज होगा ADT 4, सेंड किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ MCA को, अपने लेटर हेड पे सेंड करेगा विद पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सील एंड साइंड होगा प्रॉपर ऑडिटर की मेंबरशिप नंबर के साथ में। रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकता है, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकता है और ईमेल कंफर्मेशन के थ्रू भी भेज सकता है। यदि मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई भी डिफॉल्ट हुआ, यहां पर पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। सबसेक्शन नंबर 14 ये बोलता है साहब कि दिस
143 subsection 12 is also applicable. Mutatis mutandis on cost auditor under section number 148 and secretarial auditor under section number 204. सर ऑडिटर इज नॉट गिल्टी, ये सबसेक्शन नंबर 13 है। यदि उसने गुड फेथ में काम किया और यदि फिर भी वो फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाया तो यहां पर ऑडिटर की किसी भी तरीके की मिस्टेक कंसिडर नहीं होगी और उसको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। मालिक, ये हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सीएसआर के बाद यदि हम लोग कुछ बड़े बड़े सेक्शंस की काउंटिंग करें तो उनमें से ये एक सेक्शन है। आई होप आप इस सेक्शन को इस 10-11 मिनट्स के पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जब भी आपको लगे रिवाइज नहीं हो रहा है, इस पॉडकास्ट को आप मल्टीपल टाइम सुन लेना, इससे आपका सेक्शन नंबर 143 के सारे सबसेक्शंस जो है वो एकदम प्रॉपरली यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।